नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह, महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। ये हमारा एक नया एपिसोड है और ये हम अपनी कुछ डायरी के पुराने पन्ने हम निकाल कर लाए हैं और ये एपिसोड जो है MITWS की यात्रा से है। हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम MITWS को बनाने की प्रेरणा कहाँ से लेकर आए और ये यात्रा कैसे शुरू हुई और हम क्या कर रहे हैं। तो आज इसी 10-12 साल की यात्रा में हमने जो है बीच बीच में बहुत कुछ साइंटिफिक लिखा, नॉन साइंटिफिक लिखा, हृदय के उद्गार भी लिखे, अपने संघर्ष को भी लिखा, लेकिन वो सब जो है डायरियों में रहा, कागजों पे लिखा रहा। बहुत सारी चीजें तो लिखी भी नहीं गई, जो कुछ लिखी गई तो बहुत कुछ लिखा रखा है हमारे पास। तो हमने सोचा कि इसको हम ये जर्नी ऑफ MITWS की यात्रा दोनों तरीके से हुई। इस यात्रा को हमने भौतिक तरीके से भी जिया, अपने जीवन में जिया, अपने दोस्तों के साथ जिया, अपने परिवार के साथ जिया, अपने संघर्ष को जिया, और इसको हमने अपनी मानसिक स्तर पे भी जिया। मानसिक स्तर को तो जो है बहुत से लोगों ने देखा ही नहीं, वो तो जो है हमारे दिमाग में ही चलता रहा। तो ये हमारा ये नया दूसरा एपिसोड जो है ये MITWS की यात्रा पर ही हम इसको बताते हैं कि जब आज से बहुत साल पहले 2006 में जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आए तो सोचा था कि यूनिवर्सिटी कैसी होगी। गेट को देख के बहुत सारी अच्छी सी यादें और बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर में स्थापित हो जाती हैं। तो सोचा था कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ कमियां थी, लेकिन कुछ बहुत अच्छी सुविधाएं भी थी। ऐसा नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पूरे सिस्टम में कुछ कमियां भी थी। और वो कुछ बहुत सी कमियां ऐसी थी जो केवल एक यूनिवर्सिटी में नहीं, इस देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में है। और करीब करीब जो है शिक्षा के जो मानक बना दिए गए उन मानकों में ही है, और जो लोगों की अप्रोच है, जो लोगों का इन चीजों को देखने का तरीका है, उसमें भी है। लेकिन वो चीजें कमियां हैं और अच्छाइयां भी हैं। तो कमियां भी वहाँ के लोग ही ठीक करते हैं, और जब धीरे धीरे कमियां पहचान में आती हैं तो उसका फर्क हुआ है, चीजें बदली है। और इन 11-12 सालों में मैंने चीजों को खुद बदलते हुए देखा है कि जिन चीजों को मैं आज से 11-12 साल पहले लोगों को समझाने और कन्विंस करने की कोशिश करता था तो लोग जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हुआ ये है कि पिछले 10-12 सालों में सरकार के बहुत सारे नियम बदले हैं, लोगों की अप्रोच बदली है, सरकार के प्रोग्राम बदले, और जो बातें मैं उस वक्त कहा करता था, जो उस वक्त मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे उस वक्त में बेरोजगारी भी दिखाई दे रही थी, मुझे उस वक्त में विश्व स्तरीय शोध भी दिखाई दे रहा था, मुझे उस वक्त ये भी दिखाई दे रहा था कि हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटियों की अंडर 200 में है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे उस वक्त ये भी दिखाई दे रहा था कि रिसर्च स्कॉलर्स के साथ में होने वाला जो भेदभाव है वो भी दिखाई दे रहा था। मुझे एक हिटलर जैसी जो एक तानाशाही रवैया जो है प्रोफेसरों का वो भी दिखाई दे रहा था। मुझे वो भी दिखाई दे रहे थे कि जो फलों से लदे हुए वृक्षों के समान महान बरगद के पेड़ जिन्हें कह सकते हैं आप, वो गुरु भी दिखाई दे रहे थे, जिनकी छाया में पहुंचने के बाद में आपके जीवन से अंधकार और जो परेशानियां हैं और जो तपन है वो खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंच के हमको कुछ हमेशा कमियां दिखाई दी, नहीं, हमें बहुत अच्छे लोग भी मिले, और हमारी जो सोच को डेवलप करने के लिए, हमारी जो इस विकास यात्रा, मानसिक विकास यात्रा भी, हमारा खुद का इवोल्यूशन करने में भी उन लोगों का जो क्रिटिसिज्म था वो बहुत उसमें योगदान है उनका। तो आज से बहुत साल पहले जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आया तो
तो जैसा सोचा था वैसा ही था, और हर दिशा में चारों तरफ में चला जा रहा था, देख रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, रास्ते बहुत आसान थे, बहुत कठिन भी थे। कई बार तो जो करने के लिए जाते थे पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था कर क्या रहे हैं कि नहीं कर रहे। इतना कठिन रास्ता, और मेरी हर रोज कई बार हिम्मत टूट जाती थी। मैं अपनी कोशिश से रोकता नहीं था, बस फिर एक नई सुबह होती थी, फिर उम्मीद बढ़ती थी। हमारा इरादा ये कदापि नहीं था कि मूल रूप से पूरी व्यवस्था में हम परिवर्तन ला सकें। अब हमारी पीएचडी जब खत्म होने लगी और जब हम पीएचडी के करीब आखिरी दौर में थे, तब चीजें जो है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि जितनी चीजों पे आप एनालाइज करते जाते हैं और उनका सामना करते जाते हैं, परेशानी आती जाती है, तो हमें कमियां दिखाई देती रहती हैं। जब शुरू में जाते हैं तो थोड़ा सा खेल कूद में, मस्ती के आलम में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है, समस्याएं आती जाती हैं और चीजें रुकती जाती हैं, हमारी खुद की सोच डेवलप होती जाती है, हम वास्तव में जो कुछ करना चाहते हैं वो सब हो नहीं पाता है, तो हमको पता लगता है कि इस पूरे सिस्टम में कमियां कहाँ पर हैं। तो मानसिक उठापटक भी होती है, टेंशन भी होती है, तनाव भी होता है। तो मानसिक उठापटक, हर कदम पर विश्वास की जरूरत होती है कि मानसिक उठापटक को आप कैसे कंट्रोल करें। पूरा दिन अगर उन बहुत से लोगों से, बहुत सारा उठापटक होती थी उस जमाने में, और हम मिलते भी आते भी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि अगर देखिए जब तक हम शोध कार्य कर रहे हैं या फिर किसी मिशन में लगे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमको लोगों के साथ में मिल के करनी पड़ती है। लोगों से बात करते हैं तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं, थोड़ी सी कंपेरेटिवली आसान। तो बहुत सारी उठापटक भी थी और बहुत कुछ हम सोच रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे थे, कुछ कंपनी बनाना चाह रहे थे, कुछ रिसर्च के बारे में भी सोचते थे, और पढ़ते भी बहुत थे। रात भर पढ़ते थे बैठ के, न जाने कौन कौन से वैज्ञानिकों को पढ़ते थे। और हम तो बताएं, आजकल हमने देखा है कि ऐसी जो खोजी प्रवृत्ति टाइप की जो सोच है वो आजकल के रिसर्च स्कॉलरों में दिखाई नहीं दे रही है। कई बार तो केवल जरूरत नहीं होती थी किसी बिंदु को खोजने की, लेकिन अंदर को खोजने के लिए कि दिमाग में एक विचार आ गया और उस सवाल को खोजने के लिए हम कागज और खोलते जा रहे हैं, सैकड़ों पेपर डाउनलोड कर लिए, उनको देख रहे हैं और उस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम खोजते जा रहे हैं। तो हमारा तो आज के रिसर्च स्कॉलरों के लिए एक बहुत सरल सुझाव है कि कम से कम 2 रिसर्च पेपर या 3 रिसर्च पेपर डेली पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि जब हम रोज 2 या 3 रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो हम अपने आप को अपडेट करते हैं और जो बाकी वैज्ञानिक जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें सजग जानकारी रहती है। तो जब ये हम पीएचडी कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। हमने इस संस्था को शुरू किया तो हम पूरा दिन बहुत सारे लोगों से मिलते थे, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो उसमें से कुछ हमारे मददगार होते थे, कुछ क्रिटिसिज्म करते थे, कुछ समझते, कुछ लोग जो है ऑलरेडी लकीर के फकीर थे, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचना नहीं चाहते थे, उनके लिए वो बेकार की बातें थी। तो कुछ लोग ऐसे सपोर्ट भी करते थे, कुछ पैसे भी देते थे। उस टाइम पे स्कॉलरशिप भी हमारी बंद हो गई थी। लेकिन अब 2 बातें थी, एक उस लकीर पर चलना जिस पे सारे लोग चल रहे हैं, या एक उस लकीर पर चलना जिसको हम दिल से समझ रहे हैं कि ये सही रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे हम चल नहीं पा रहे हैं। हम लोगों से मिलते थे जिससे कि लोग हमारे उस महान सपने में हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े। मैं दिल से चाहता था कि धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएं और हम कुछ अच्छा बना पाएं। और ज्ञान विज्ञान में जब तक अच्छा कोलैबोरेशन नहीं होता है तो अच्छा कुछ डेवलप हो नहीं सकता है। आजकल के ज्ञान विज्ञान को जरूरत के हिसाब से उस सोसाइटी के सबसे निचले स्तर पर बैठे हुए इंसान के पास तक उस शोध का फायदा पहुंचे, वो चीज हम सोचते हैं और उसी के लिए हमने ये सारी यात्रा हमने शुरू की। हमारे देश की 70% आबादी गांव में रहती है, और अगर भारत के गांव का विकास हो जाता है तो देश की सबसे निम्न स्तर पर हमारी सुविधाएं अपने आप पहुंच जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या देश में होने वाले कार्यक्रम के पालन करने में
बहुत सारे देश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। हो सकता है कि सरकार के द्वारा बनाई गई कई घोषणाएं, नियम कानून सख्त नहीं है और जिनको आसानी से तोड़ दी जाता है। ये भी हो सकता है कि अभी बहुत सी ऐसी नीतियां भी हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है और नीतियों में बदलाव हुआ है। और मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ये मेरे उस डायरी के पन्नों में से बता रहा हूँ। जो ये डायरी के पन्ने मैंने शायद 2012 में 2011 में मैंने लिखे होंगे। तो नीतियों में बदलाव की आवश्यकता, और उस टाइम पे मैं सोचता था कि ये जो नीतियां बनी हुई हैं गलत है, इनमें कुछ बदलाव की जरूरत है। और वास्तव में अभी आप लोग इस साक्षात सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने भी देखा कि ये सरकार ने पिछले 8-9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में तो काफी परिवर्तन किया है। लेकिन सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि सरकार कोई एक आदमी नहीं होता है। सरकार एक का मतलब है पूरा बहुत बड़ा सिस्टम, और उस सिस्टम में जगह जगह पे बहुत बड़े बड़े कई बार उसमें लूप होल्स रह जाते हैं। अगर हम किसी दफ्तर में जाते हैं और हमें रोज एक ऐसे लोग मिल जाएं जो सरकारी तंत्र में अपने स्वार्थों से की पूर्ति के लिए वहां पे पाए जाने वाले संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। लेकिन फिर सुधार तो हर युग में होता है और होता आया है, और अंधकार के बाद सुबह जरूर होती है। अगर मन में ये ठान लिया जाए जो हमारे स्तर का है और कम से कम हम उसे को ही ठीक करें, तो कम से कम हर व्यक्ति अगर अपने हिस्से का काम ही ईमानदारी से करता रहे तो बहुत सारा काम बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत सारा समाज में सुधार आ सकता है। यथासंभव हम सुधार वहां पे ला सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको उतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें आपको बताते जाएंगे। ये तो डायरी के आज हमने 2 पन्नों का जिस्ट बताया कि उस समय हम क्या सोच रहे थे, कैसे सोच रहे थे। अगले एपिसोड में ये कहानी फिर और आगे चलेगी, जब तक इंतजार करिए। और हम फिर उसमें आदमी फिर और बताते हैं आपको कि ये MITWS की यात्रा कैसे कैसे चली और कहाँ कहाँ तक पहुंची। देखिए, किसी के पास में किसी काम की एक्सपर्टाइजी है, किसी के पास किसी काम की एक्सपर्टाइजी है, लेकिन हम इस पूरे सिस्टम को बनाने में और इसको सोचने में ये ऐसा नहीं है कि हमने MITWS सोचा और MITWS बनाए खड़ा कर दिया। असल में MITWS इज ए फिनोमिना, ये एक संस्था नहीं है, उसी सोच की ताबीर है जिसको हमने वो कमियों के हिसाब से देखा है। इसलिए भले हमारे पास पैसे ना हो बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीजें केवल थ्योरेटिकल रह गई हो, लेकिन हमने एक रोड मैप बना के तैयार किया है, एक ब्लूप्रिंट बना के तैयार किया है, और हमने उसको खाकों में बांटा, उसको कागजों में लिखा है, और कागजों में लिखने के बाद में उसको फ्रेम किया है। हमने अलग अलग विषयों को आपस में जोड़ने की तरकीब खोजी है, लोगों को आपस में जोड़ने की तरकीब खोजी है, टेक्नोलॉजी को लेबोरेटरी से ग्राउंड तक लाने के रास्ते बनाए हैं, और समाज में पाए जाने वाली समस्याओं पर बड़ा विस्तार से हमने एनालाइज किया है। तब हमने सोचा है कि भाई इसमें ग्राउंड लेवल पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों के लिए फिर बाल मंच भी होना चाहिए, उनके पास किशोर मंच भी होना चाहिए, उनके लिए फिर मशीनों को छू कर, देख कर और उसको समझ कर उसका मौका होना चाहिए उनके पास में। उनके पास अच्छे मेंटर्स होने चाहिए, और हर बच्चे का ये राइट है कि उसको एक अच्छा गुरु मिले, और वो गुरु जो है उसको जीवन की उलझी सुलझी कहानी में से सुलझी हुई कहानी बता दे, उसको जीवन का ध्येय बता दे। एक गुरु का और कोई काम नहीं होता है। गुरु का सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि वो हमको हमारी मंजिल के रास्ते पे बता देता है कि ये बेटा इस रास्ते पे चले जाओगे तो आप जीवन की अपनी मंजिल पहुंच जाओगे, आपको इस जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। तो हमें भी ऐसे कुछ